पौधे की कहानी पढ़ने से पहले आपको पौधे के बारे में जानना पड़ेगा कि पौधा जानते हैं ना, पेड़ पौधा वही है पौधा। अगर आप पौधा को देखेंगे तो पौधा कहाँ दिखाई देगा? ज़मीन पर। तो ये है ज़मीन, और ज़मीन के ऊपर वाला भाग हम लोग को केवल दिखाई देता है कि नहीं? ज़मीन से ऊपर हम लोग को केवल दिखाई देता है। तो ज़मीन से ऊपर क्या दिखाई देगा? सबसे पहले फूल दिखाई देता है। पौधा में अगर आप पौधा को देखिएगा तो सबसे पहले पौधा के क्या नज़र आएगा आपको? फूल नज़र आता है। पौधा में फूल, सबसे आकर्षक भाग कौन होता है? फूल। और अगर फूल है तो इसके साथ क्या होगा? फल होगा, क्योंकि फूल आगे चल कर क्या बनेगा? फल। तो इसमें फूल भी मिलेगा और फल भी मिलेगा। तो आपको पौधा में क्या मिलेगा? फूल मिलेगा और फल मिलेगा। फल के साथ साथ इसमें क्या मिलेगी? पत्तियां ही मिलेगी। फल के साथ साथ क्या मिलेगी? इसमें पत्तियां मिलेगी भाई, पत्ती मिलेगी, लीफ बोलते हैं इसको। तो फल के साथ साथ आपको पत्ती मिल गया, और इसके साथ साथ तना। ये वाला भाग का है? तना। और तना में क्या निकला हुआ हो सकता है? शाखा भी निकला हुआ हो सकता है। शाखा मतलब समझते हैं? डाल, जो डोल होता है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? शाखा बोल सकते हैं। और इसमें भी क्या निकला हुआ रहेगा? जहाँ भी शाखा निकलेगी, शाखा के साथ साथ क्या निकलेगी? पत्तियाँ निकलेगी भाई। और पत्तियाँ रहेगी तो फल रहेगा और फूल रहेगा। तो ये ऊपर दिखाई दिया, ये क्या था? ये है फूल, ये क्या है? फल। ये क्या है? पत्ती। और ये वाला क्या है? तना, है कि नहीं? तो अगर आप कोई पौधा देखेंगे, कोई भी पौधा देखें तो पौधा में आपको क्या मिलेगा? तना, पत्ती, फूल और फल, जो ऊपर से दिखाई देता है कि नहीं? लेकिन ये ज़मीन के नीचे भी होता है इसका। ज़मीन के जो नीचे होगा उसको क्या कहेंगे? जड़ कहते हैं, या क्या कह सकते हैं? मूल कह सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके और भी साथ में बहुत सारा इसके साथ में रहते हैं भाई, शाखाएं रहते हैं, ताकि अंदर से पानी जितना भी सारा जल और खनिज है उसका अवशोषण कर सके। तो आप अगर पौधा को देखते हैं, क्योंकि इसका कहानी देख रहे हैं, और पौधा के कहानी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो पौधा के बारे में जानना जरूरी है कि पौधा के अंदर क्या क्या मिलेंगे। तो किसी भी पौधा के अंदर आपको क्या मिलेगा? जड़ मिलेगा और तना मिलेगा और पत्ती मिलेगी, फूल मिलेगा और फल मिलेगा। ये सारे के सारे मिलेंगे आपको। ये जो ज़मीन है यानी कि भूमि है, भूमि के नीचे वाला पूरा सिस्टम, जो भूमि के नीचे वाला पूरा सिस्टम है, इसको कहते हैं मूल तंत्र। इसको क्या कहते हैं? मूल तंत्र। तो जमीन के जो नीचे वाला भाग है ये कहलाएगा आपको मूल तंत्र। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम, मूल तंत्र में आपको केवल मूल आती हैं। एक तो मेन है ये मुख्य जड़, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, मुख्य जड़ है। और ये सब पार्श्व जड़ हैं, यानी कि निकले हुए हैं, शाखाएं की तरह निकले हुए हैं। तो ये सारे मिला के बड़े अगले क्लास में, हायर क्लास में इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा। तो मूल तंत्र। और ऊपर वाला जितना है, ऊपर में आपको जितना है, ऊपर में क्या मिलेगा? तना है, पत्ती है, फूल है, फल है। ऊपर में जितना सारा सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं प्ररोह तंत्र। ऊपर वाला को क्या बोले हैं? प्ररोह तंत्र। और नीचे वाला को क्या बोले हैं? मूल तंत्र। ऊपर वाला को प्ररोह तंत्र, नीचे वाला को मूल तंत्र। अंग्रेजी में इसको शूट सिस्टम बोलते हैं। तो आपको प्ररोह तंत्र ऊपर में हो गया, नीचे में हो गया मूल तंत्र। तो आपको अगर पूछ दे कि बताइए तो पौधा के जो भाग हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे के कौन कौन से भाग हैं? तो पौधे के भाग में कौन हो जाएगा? जड़, तना, पत्ती, फल और फूल। ऐसे पहले फूल, इसके बाद फल। और फल के अंदर में क्या मिलता है? इस फल के अंदर आपको क्या मिलेगा? बीज। फल के अंदर क्या मिलेगा? बीज। और इस बीज के अंदर अंकुरन होता है। बीज जब अंकुरेगा, उसको नहीं देखें चना उना कहता है अंकुरा के खाए हैं,
तो जब बीज के अंदर अंकुरन होता है तो अंकुरन से मूल तंत्र का विकास होगा और प्ररोह तंत्र का विकास होगा। मूल तंत्र में मूल का विकास होगा, प्ररोह तंत्र में तना, पत्ती, फूल और फल का विकास होगा। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? मूल के बारे में। पिक है रूट, मूल। रूट कहिए इसको, जड़ कह सकते हैं या मूल कह सकते हैं। सबसे पहले कहाँ भाई, ये कहाँ पाया जाएगा? ये जमीन के अंदर होता है। तो ये भूमि के अंदर होता है भाई। भूमि के नीचे कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? अंदर होता है। और आपको पूछेगा इसका कार्य क्या है। अगर पौधा के अंदर देखें, इसका विकास कहाँ से होता है ये भी याद रखना है। तो मूल का विकास होता है मूलांकुर से। मूल का विकास कहाँ से होगा? मूलांकुर से। यानी कि जड़ कहाँ से निकलेगा? मूलांकुर से। आप जब चना को आप भिगो दीजिएगा, भिगोने के बाद उसको जब अंकुराइएगा तो उसका जो अंकुर निकल रहा है, अंकुर, वही परांकुर है, वो जड़ बन जाता है आगे चलकर। तो अंकुर जितना भी सारा आपको सबसे पहले मूलांकुर ही निकलता है, यानी कि जड़ वाला सिस्टम ही निकलेगा। बाद में आपको परांकुर निकलता है और परांकुर से तना, पत्ती, फूल, फल ये सब विकास होंगे। किससे? परांकुर से। लेकिन पहले विकास किसका होता है? मूलांकुर का। और मूलांकुर से किसका विकास होगा? जड़ का। जड़ कहाँ मिलेगा? जमीन के अंदर। का काम करता है? अब जमीन के नीचे है जड़, तो समझिए क्या करेगा। आपका पैर आपको क्या करता है? खड़ा होने में क्या करता है भाई? बैलेंस बनाता है, यानी सहारा देता है। तो जड़ क्या है भाई? पौधे को स्थिर रखता है। पौधे को क्या करेगा? पौधे को स्थिर रखेगा ताकि पौधा आराम से खड़ा हो सके। तो पौधे को स्थिर रखना जरूरी है ना। अब जड़, मान लीजिए कोई पौधा के पास गए, कोई पादप के पास गए और उसका जड़ें काट दिए, तो बताइए क्या होगा? तो गिर जाएगा। गिर जाएगा कि नहीं? तो पौधे को स्थिर रखने के लिए, पौधे को बैलेंस बनाने के लिए, अभी इतना आंधी तूफान चल रहा है तो जड़ उसका क्या है भाई? एकदम जकड़ के रखा हुआ है पौधा को। क्यों भाई? क्योंकि वो गिरे नहीं। अब जड़ काट देंगे, मारेगा, हवा उल्टा जाएगा। अभी तो मारेगा, हवा उल्टी भी नहीं करेगा क्योंकि जड़ इसका मजबूती बनाया हुआ है। और क्या काम है? तो पहला काम इसका पौधे को स्थिर रखना है। और दूसरा काम है इसका जल व खनिज। जल व खनिज का क्या करता है? अवशोषण करवाता है। अब आप एक बात बताइए, पौधा को अगर आपको पानी देना है, पौधा में पानी पटाना है, तो पानी आप कहाँ पटाइएगा? जड़ ही भी है, जड़ के पास पटाते हैं कि नहीं? ज़्यादातर लोग कहाँ पटाता है? जड़ के नीचे पटाता है। अब जितना भी पानी देगा सब जड़ के नीचे देता है। क्यों? क्योंकि जड़ उसको क्या करेगा? अवशोषण कर लेगा, मतलब खींच लेगा। जैसे कहीं पानी आप गिराए हैं तो पानी के ऊपर रुआ रख देंगे तो रुआ पानी को क्या कर लेगा? खींच लेता है अपने के अंदर। तो जड़ भी है, जल एवं खनिज को अपने अंदर क्या कर लेता है? खींच लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो जड़ का काम है जल व खनिज का अवशोषण करना और पौधे को खड़ा रखना। और काम है इसका भोजन का संचय भी करते हैं। कुछ जड़ जो है वो भोजन का क्या कर लेंगे? संचय, मतलब जमा कर लेंगे, भोजन जमा कर लेंगे अपने पास। तो कुछ ऐसे जड़ हैं जो भोजन को अपने पास ही जमा करके रख लेंगे। तो कौन से ऐसे जड़ हैं? तो आप बताइए, एग्जाम्पल इसका याद रखना है। गाजर, बताइए, गाजर तो जड़ था। गाजर जब आप खाइएगा तो उसका बीच में जड़ निकलता है, देखें हैं कभी? वाइट कलर के एकदम निकलता है बीच वाला में। अब आप गोले गोले से उसको खा सकते हैं। तो गाजर क्या किया था? भोजन को अपने पास रख लिया था। गाजर है। मूली, देखें मूली, मूली भी क्या है भाई? भोजन को संचय कर लेता है अपने जड़ के नीचे। संचय मतलब जमा कर लेगा। ऊपर भोजन बनाने का काम कौन किसका है? पत्ती का। पत्ती के अंदर से भोजन बनेगा और सब जमा कर लेगा जड़। तो जमा करने वाला गाजर है, मूली है, सलजम है और शकरकंद भी है। स्वीट पोटैटो है भाई, शकरकंद, मीठा आलू, इसको मीठा आलू कहते हैं, स्वीट पोटैटो। तो आपको जड़ के बारे में इतना बात याद रखना है। जड़ मूलांकुर से विकास होता है, भूमि के नीचे होता है। काम इसका पौधे को स्थिर रखना है, जल एवं खनिज का अवशोषण करना है। और ये बहुत सारे ऐसे जड़ हैं
बहुत कुछ, बहुत नहीं है, कुछ ऐसे जड़ हैं जो भोजन का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, अपने पास जमा करके रखते हैं, जिसमें गाजर है, मूली है, सलजम है और शकरकंद है। अब ये जड़ के प्रकार के बारे में देखना है कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग 2 प्रकार के जड़ के बारे में बात करेंगे। जड़ का प्रकार, कितने प्रकार हैं भाई? 2 प्रकार हैं। एक है आपको मूसला जड़, एक है आपको मूसला मूल कह सकते हैं, और दूसरा है झकड़ा मूल। झकड़ा मूल, मूसला मूल को टैप रूट, तो पहला है टैप रूट, दूसरा है फाइबरस रूट। 2 प्रकार के जड़ हैं भाई, टैप रूट है और फाइबरस रूट है। तो जड़ का तो काम समझिएगा, जड़ 2 प्रकार के, क्या विशेषता है भाई इनके अंदर? टैप रूट में क्या होगा, इसका जो जड़ है वो एक जड़ सीधे जाता है, सीधा जड़, यह है आपको मुख्य जड़, मुख्य मूल। और इसके साथ साथ इसमें क्या निकलेगी भाई, शाखाएं निकलती है, और इन शाखाओं को पार्श्व मूल कहते हैं। तो वैसा जड़ जिसमें एक मुख्य जड़ हो, मेन जड़ हो, और उसके अंदर पार्श्व जड़ें निकली हुई हों, उनको कौन सा जड़ कहेंगे? मूसला जड़ और झकड़ा जड़। और इनके कहाँ से विकास होगा? मूलांकुर से। तो जब मान लेते हैं इसमें मूलांकुर से विकास हो रहा था, ये मूलांकुर आया और मूलांकुर से विकास हुआ, हल्का सा मूलांकुर बड़ा हुआ और पूरा ये बिखर गया, रेशे की तरह बिखर गया। तो इस प्रकार के अगर जड़ देखने को मिलेगा तो ये सब क्या है भाई? मूलांकुर था, और मूलांकुर से इसका विकास हुआ और सारे के सारे बिखर गए, रेशे की तरह बिखर गए, इसीलिए इसको रेशेदार जड़ भी कहते हैं। तो हम लोग इसको कौन सा जड़ कह सकते हैं? रेशेदार जड़। तो आप झकड़ा जड़ को रेशेदार जड़ कह सकते हैं, फाइबरस रूट कह सकते हैं। और इसका इस प्रकार से मूलांकुर बिखर जाता है। इसमें मूलांकुर एक सीधा गया है मुख्य जड़, और मुख्य जड़ से पार्श्व जड़ें निकली हुई हैं, और ये जो पार्श्व जड़ें हैं इनको हम लोग कहते हैं रूट हेयर, मूल रोम इसका नाम है। इसके पास मूल रोम होता है, और यही मूल रोम जो है वो जल एवं खनिज को खींच लेता है, और खींच के तना को दे देगा, और तना ले जाके पत्ती को दे देगा, और पत्ती के पास खाना बन जाएगा भाई। तो ये सिस्टम है। तो पहला आपको मूल हो गया भाई, मूसला मूल। किस में मिलेगा भाई? तो आपको चना में क्या मिलेगा? मूसला मूल। सेम में क्या मिलेगा? मूसला मूल। तो चना, सेम, जितने भी बड़े बड़े पौधे हैं सारे में आपको कौन सा मूल मिलेगा? मूसला मूल। आम भी लिख लेते हैं। झकड़ा जो मूल है, झकड़ा जड़ किस में मिलेगा? तो मक्का में, मक्का में, घास में, बांस में। बांस जानते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा घास कौन है? बांस। दुनिया का सबसे बड़ा घास है बांस। बांस में आपको कौन सा मूल मिलेगा? झकड़ा मूल। और धान में ETC, ये सारे के सारे में आपको कौन सा मिलेगा? झकड़ा मूल। अब ये सब के सब एक बीज पत्री हैं, ये सारे के सारे एक बीज पत्री हैं, एक एक इसमें बीज मिलता है। ये सब के सब द्विबीज पत्री है। तो ये है एक बीज पत्री। एक बीज पत्री मतलब बीज एक है, ये है आपको द्विबीज पत्री। तो आप कह सकते हैं कि द्विबीज पत्री में कौन सा मूल? द्विबीज पत्री में कौन सा मूल? मूसला मूल। एक बीज पत्री में कौन सा मूल? झकड़ा मूल। एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री के मतलब क्या है? जब आप बीज लीजिएगा, बीज यानी कि दाना लीजिएगा, तो दाना को आप फुलाइएगा, उसको देखिएगा 2 भाग में टूट गया। चना देखें 2 ठो दाल, और अरहर देखें 2 ठो दाल। आम का जो पोलवासा होता है अंदर वाला, पोलमासवा, उसको देखिएगा तो 2 भाग में टूट जाता है। तो जब 2 भाग में टूट जाए जिसका बीज, जिसका भी दाना, बीज 2 भाग में टूट जाए, द्विबीजपत्री। नहीं टूटे एक बीजपत्री, बताइए तो मकई में 2 भाग में टूटता है? नहीं टूटता है, एक बीजपत्री। धान में 2 टूटता है? नहीं टूटेगा, एक बीजपत्री। गेहूं में नहीं टूटेगा, एक बीजपत्री। तो ये सारे के सारे एक बीजपत्री, और एक बीजपत्री में झकड़ा जड़, और द्विबीजपत्री में मूसला जड़। एक और जड़ होता है लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ना है। कभी आप देखे हैं बरगद में? बरगद देखे होंगे, पीपल, बहुत पुराना बरगद, और उसमें बरगदवा में जो डोलिया होता है, बरगद का जो डोल होता है, उस डोल के अंदर मान लेते हैं ये इस प्रकार से बरगद है, इस प्रकार से है बरगद,
और इसको यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एगो निकलता है, यहाँ सट जाता है जमीनिया में। ये भी एक प्रकार के जड़ है। क्यों जड़ है? क्योंकि ये सहारा देने का काम करता है, पौधे को स्थिर रखने का, बैलेंस बनाने का, ताकि पौधे गिरे नहीं, इसके लिए काम करता है ये। लेकिन इसका विकास मूलांकुर से नहीं हुआ है, इसलिए इसको मुख्य जड़ नहीं कह सकते, वह वास्तविक जड़ नहीं है, ये फॉल्स जड़ है भाई, आभासी जड़ इसको कह सकते हैं, रियल जड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सहारा देने का काम करता है। इस जड़ का नाम है अपस्थानिक जड़। इस जड़ को हम लोग अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो जड़ वाला टोटल कंप्लीट हो गया। ये तो अगला है हम लोग के पास तना, STEM, स्टेम, तना। और आपको से पूछेगा तना का विकास, तना कहाँ से निकलेगा, मूलांकुर से निकलेगा कि प्रांकुर से निकलेगा? तो तना कहाँ से निकलेगा भाई? प्रांकुर से। इसका विकास प्रांकुर से होता है। पौधे का सबसे मजबूत एवं सुदृढ़ भाग होता है। अगर कोई भी आप पौधा ले लीजिए तो सबसे मजबूत क्या होगा उसके अंदर? तना। तो पौधे का सबसे मजबूत एवं सुदृढ़ भाग कह सकते हैं भाई, मजबूत एवं सुदृढ़ भाग होता है भाई। पौधे का सबसे मजबूत एवं सुदृढ़ भाग क्या होता है? तना होता है। क्या होता है? तना होता है। और इसको हम लोग स्तंभ भी कहते हैं। इस तना को हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ। इसको स्तंभ भी कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो कहेगा स्तंभ किसे कहते हैं? तो किसे कहिएगा? तना को। इसका काम क्या है? तना का कार्य। इसका कार्य क्या है भाई तना का? तो इसका मेन काम क्या है? जो भी जल है, जो जड़ से जल को अवशोषण किया गया था, पढ़े जड़ का क्या काम है? खनिज एवं जल को अवशोषण करना। तो ये क्या करेगा? उस खनिज व जल तथा जल भी तो खनिज व जल को लेगा, किससे? जड़ से। एवं पत्तियों से किसको लेगा? भोजन को। और सबका करवाएगा संवहन, मतलब परिवहन, मतलब एक जगह से दूसरा जगह ले जाने का काम करेगा। जड़ से जल एवं खनिज को उठाएगा और ले जाके किसको दे देगा? पत्ती को। और पत्ती भोजन बनाएगा, तो वहाँ से जहाँ जहाँ भी भोजन की ज़रूरत है वहाँ ले जाके। अब जैसे गाजर है, तो गाजर का पत्ती कहाँ है? ऊपर। अब भोजन कहाँ बनेगा गाजर के? पत्तियों में। अब पत्तियों में भोजन बन रहा है, तो भोजन ऊपर से नीचे आएगा, नीचे आएगा, कौन लेकर आएगा? तना लेकर आएगा। और भोजन जब तना लेकर आएगा गाजर के अंदर, तो कहाँ ले जाके रखेगा? जड़ में जमा कर ले जाएगा, जमा कर ले जाएगा। जमा करते करते पूरा जमा करके स्थिर हो जाएगा, और आप जाइएगा, आप कबार के खा जाइएगा भाई कि बहुत बढ़िया किया काम, तू जमा किया है भोजन। तो ये भोजन जमा करता है। तो इन लोग का कार्य, तना का कार्य क्या है भाई? खनिज व जल दोनों का परिवहन करना है, संवहन करना है, चारों तरफ संवहन करना है। जिधर जिधर पत्तियां हैं उधर उधर लेकर जाना है। और पत्तियों के अंदर जो भोजन बना है उसका भी संवहन करना है। तो तना का खनिज, जल एवं भोजन तीनों का संवहन करना है। और इसका एक और काम है, मेन काम यही है, मुख्य काम यही है तना का। और काम है फूल व फल को संभालना। बताइए, दो ठो और काम है, फूल व फल को संभाल के रखना। अब फूल किसके ऊपर रखता है? तना के ऊपर। फल किसके ऊपर रहेगा? तना के ऊपर। और आप क्या करिएगा भाई, जैसे आम का टाइम आने वाला है, तो आप बड़का डंडा लेकर एकदम देखते रहेगा अमुआ पर। अमुआ पर नहीं मारता है, अमुआ के ऊपर जो मेहटिया होता है उसका, तो मेहटिया का था, तना था, किसको संभाल के रखा हुआ था? फल को। तो तना का एक और काम है फूल व फल को संभाल कर रखना। कुछ अगर कुछ और तना में देखिएगा, जैसे कि एक तना ले लेते हैं, ये तना। अगर आप गन्ना देखिएगा, गन्ना देखे हैं केतारी, दूब घास, बांस, मक्का। तो ये तना लिए हैं। किसका तना ले सकते हैं आप लोग? दूब घास। दूब घास के ले सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा घास बांस का ले सकते हैं। मक्का का ले सकते हैं। और दूब घास, बांस, मक्का, और क्या हो सकता है? ये तीनों का तीनों है। ईख तो हाँ, ईख भाई, गन्ना लो, गन्ना,
ETC। इतने सारे का अगर तना देखेगा तो इस तरह से दिखाई देता है कि नहीं? तो तना का जो बीच बीच में आपको गांठ दिखाई दे रहा है कि नहीं? जो बीच बीच में तना का गांठ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्व संधि। इसको क्या बोलते हैं? पर्व संधि। अंग्रेजी में बोलते हैं नोड। तो तना के बीच बीच में जो गांठ दिखाई दे रहा है, अगर आप केतारी चीब रहे हैं, केतारी चीबते हैं ना, केतारी छीलते हैं, तो छिलला के बाद इसको काट के फेंक देते हैं बीचे वाला के, ही वाला के, तो जो काट के फेंक दे रहे हैं वही है पर्व संधि। और पर्व संधि, दो पर्व संधि के बीच में ये जो है इसको बोलते हैं पर्व इंटरनोड। तो आपको इधर मिल गया इंटरनोड बीच में, और दो पर्व के बीच में आपको मिल गया पर्व संधि। तो तना में आपको इतना काफ़ी है। तना का विकास प्रांकुर से सबसे मजबूत एवं सुदृढ़ भाग कौन है? तना का काम है, इसको स्तंभ भी कहते हैं। कार्य क्या है? खनिज, जल एवं भोजन का संवहन करना, भाई चारों तरफ संवहन करना, फूल व फल को संभाल कर रखना। और कुछ पौधों में दिखाई देती है पर्व संधि एवं पर्व। जहाँ जहाँ पर्व संधि आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से इसका अंकुरन होगा। जैसे इसमें बीज नहीं बना, गन्ना का ऐसे डायरेक्ट रोपाता है, पोहड़ा जिसको बोलते हैं। तो गन्ना का अगर पोहड़ा रोपिएगा तो गन्ना जामेगा कहाँ से? पर्व संधि से। जन्म उसका कहाँ होगा? पर्व संधि के पास। तो यहीं से आपको जो नोड के पास इसका जन्म होता है। तो ये हो गया तना के बारे में। तना के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पत्ती के बारे में। तो अगला देख लेते हैं पत्ती। इसको बोलते हैं लीफ। पत्ती भाई, अब पत्ती, अगर पत्ती को देखेंगे तो पत्तियां का भाग, पत्ती किससे जुड़ा हुआ रहेगा? तना से। पत्ती किससे जुड़ा हुआ रहेगा? तना से। और जहाँ से ये जुड़ा हुआ रहेगा, जहाँ से ये पत्ती जुड़ा हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पर्णधार। क्योंकि पर्ण यानी कि पत्ती और धर के रखा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? पर्णधार। तो पत्ती को धर के रखा हुआ है पर्णधार। यहाँ पर कलिकाएं होती हैं और ये कलिकाओं से ही पत्तियाँ निकलती है। और जहाँ से ये पत्तियाँ निकल रही है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्णधार। मतलब पर्ण को धर के रखा हुआ है, पर्णधार। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पेटियोल। पेटियोल। और ये पर्णधार, और ये वाला पूरा दिखाई दे रहा है जो हरा कलर का दिखाई देता है, लंबा चौड़ा, ये जो हरा कलर का पूरा चौड़ा वाला दिखाई देता है, इसको बोलते हैं पर्णफलक, ब्लेड। इसको बोलते हैं पर्णफलक। तो जहां तना से धर के रखा हुआ है पर्णधार, पूरा जो हरा कलर का दिखाई दे रहा है पर्णफलक, और पर्णधार और पर्णफलक तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पर्णफलक, इस यहाँ से। तो जहाँ से भी पर्णफलक स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर्णधार पर जाकर समाप्त हो रहा है, पर्णफलक से स्टार्ट हो रहा है, पर्णधार पर समाप्त हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्णवृंत। क्या बोल देते हैं? पर्णवृंत। तो जहाँ तना से धरा हुआ है पर्णधार, पर्णधार और पर्णफलक के बीच में आपको क्या मिलेगा? पर्णवृंत। क्या मिलेगा? पर्णवृंत। पर्णवृंत को पेटियोल कहते हैं भाई, इसको बोलते हैं एक्सिल। पर्णधार यानी कि एक्सिल, तना से धर के रखा हुआ है। पर्णधार और पर्णफलक का बीच वाला जो डंठल नुमा संरचना है, डंठल नुमा संरचना यानी डांठे की तरह दिखाई दे रहा है, आपको पर्णवृंत मिलेगा। और पर्णफलक के अंदर जो बीच में आपको ये मोटा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं मध्य सिरा। ये है मध्य सिरा, मिड रिब, अंग्रेजी में मिड रिब। और मध्य सिरा से क्या निकली हुई रहती हैं? सिराएं निकली हुई रहती हैं। मध्य सिरा से क्या निकलेगी? सिराएं निकलेगी, और बहुत सारे सिराएं निकली भाई। चलो भाई, सिराएं निकल गई तो आपको पत्ती के मध्य सिरा से क्या निकली? सिराएं निकली, और ये आपका हो गया सिरा, रिब। और इस सिरा के अनुसार इस पत्तियों के अंदर ये सिरा क्या बनाती है? डिजाइन बनाती है। पत्तियों के अंदर, अगर पत्ती के अंदर देख लेंगे सिरा, और सबसे ही लास्ट में शीर्ष, छुट्टी गया है वो शीर्ष, सबसे लास्ट वाला को शीर्ष बोलते हैं। तो आपको पत्ती के भाग याद रखना है।
पत्तियों के अंदर भाग देखेंगे तो सबसे पहले पर्णधार एक्सिल जो तना से जुड़ा हुआ है, और तना से जुड़ा हुआ है लास्ट में इसको क्या बोलेंगे, पर्णफलक। ब्लेड जो ग्रीन कलर का है, हरा कलर का है, पूरा चौड़ा वाला भाग, और जो चौड़ा वाला भाग और तना के बीच में डंठलनुमा संरचना है पर्णवृंत, और इसके बीच में जो सिराएं दिखाई दे रही है, बीच बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है, रेखाएं दिखाई दे रही है, सिरा, और जो बीच में है वो मध्य सिरा। और ये सिरा पत्तियों के अंदर डिजाइन बनाती है, संरचना बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं विन्यास, सिरा विन्यास। तो पत्तियों में सिराओं के द्वारा बनाया गया डिजाइन को सिरा विन्यास बोलेंगे। और सिरा विन्यास के अनुसार, इस सिरा विन्यास के अनुसार जो पत्तियां होती है वो दो प्रकार की होती है। एक है आपको जालिका रूपी सिरा विन्यास और दूसरा है समानांतर सिरा विन्यास। तो पहला सिरा के अनुसार, सिरा के बनावट के अनुसार, सिरा के बनावट के अनुसार पत्तियां दो प्रकार की होती है। एक है जालिका रूपी सिरा विन्यास, जालिका रूपी सिरा विन्यास, और दूसरा है समानांतर सिरा विन्यास। समानांतर सिरा विन्यास, जालिका रूपी सिरा विन्यास रेटिकुलेटेड वेनेसन, समानांतर सिरा विन्यास पैरेलल वेनेसन। वेनेसन के मतलब विन्यास, पैरेलल के मतलब समानांतर, और समानांतर सिरा विन्यास मतलब पैरेलल वेनेसन। जालिका रूपी सिरा विन्यास रेटिकुलेटेड वेनेसन। जालिका रूपी सिरा विन्यास के मतलब जाली की तरह होता है। कैसा होता है? जाली की तरह संरचना होगा। इसके अंदर मान लीजिए ये पत्ती है और पत्तियों के अंदर ये है, और इस प्रकार से आपको जाल नुमा संरचना इसमें देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन हो गया आपको जालिका रूपी सिरा विन्यास में। समानांतर सिरा विन्यास में कुछ नहीं है। केला के पत्ती देखे ना, केला के पत्ती, वो केला के पत्ती के अंदर कौन सा सिरा विन्यास हो गया? समानांतर सिरा विन्यास। इसकी जो सिराएं होती हैं वो समान होती है, सीधे इस प्रकार से, तो समानांतर सिरा विन्यास। अब आपको एक बात याद रखनी है, जहाँ जहाँ समानांतर सिरा विन्यास है, याद करिए हम लोग जड़ दो प्रकार के पढ़े हैं, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। तो जितना में भी जालिका रूपी सिरा विन्यास है, जालिका रूपी सिरा विन्यास में आपको मूसला मूल मिलेगा। जालिका रूपी सिरा विन्यास किस में मिलेगा? मूसला में। तो जिसके जिसके अंदर जालिका रूपी सिरा विन्यास होगी, बाहर से अगर आपको पता करना होगा कि एक में मूसला जड़ है कि झकड़ा जड़ है, तो उसका पता ही देखेंगे। पता ही देखेंगे डिजाइन कैसा है भाई, जालिका रूपी है तो कौन सा जड़? मूसला जड़। समानांतर है मतलब कौन सा जड़? झकड़ा जड़। तो मकई का पत्ता ही बताइए, मक्का का पत्ता जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा कि समानांतर सिरा विन्यास होगा? समानांतर सिरा विन्यास होगा। और गेहूं का समानांतर सिरा विन्यास, धान का समानांतर, बांस का समानांतर, दूब घास का समानांतर, केतारी के समानांतर, ये सब के अंदर कौन सा जड़ मिलने वाला है? ये आपको मिलेगा कौन सा जड़? झकड़ा जड़, जिसको हम लोग कौन सा रूट कहते हैं? फाइब्रस रूट कह सकते हैं, रेशेदार मूल कह सकते हैं। तो ये पत्ती के भाग पढ़ लिए। और सिरा विन्यास के अनुसार पत्ती के दो प्रकार, जालिका रूपी सिरा विन्यास और समानांतर सिरा विन्यास। तो ये पत्ती के बात है भाई। और ये किस में मिलेगा जालिका रूपी? आम, जामुन, नीम, महुआ, सखुआ, कहुआ, सारे के सारे में आपको मिलेगा जालिका रूपी सिरा विन्यास। इसके बाद उसके बारे में बताइए दिए हैं। अब देखते हैं पत्तियों के कार्य, कि इन पत्तियों के अंदर काम का है। तो अगला है पत्ती का कार्य, कि पत्तियां जो है वो काम का करती हैं। सबका कार्य आपको याद रखना है, जड़ का, तना का और पत्ती का। पत्ती का सबसे पहला काम है प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहला काम कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ये क्या है? खाना बनाने की प्रक्रिया है। आपको से अगर पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, खाना बनाने की प्रक्रिया, अच्छा सिंपल बताइए। तो आप एक बात बताइए, आप खाना बनाते हैं कि खाना पकाते हैं? खाना पकाते हैं। हम लोग कोई भी जंतु खाना बनाते नहीं हैं। खाना के लिए हम लोग केवल और केवल किस पर निर्भर हैं? पौधों के ऊपर निर्भर हैं। और पौधा खाना बनाता कहाँ है? पत्तियों में। कहाँ खाना बनाता है? पत्तियों में। जैसे आप खाना कहाँ पकाते हैं? रसोई घर में। आप खाना कहाँ पकाते हैं? रसोई घर में।
पत्ती का, अब आपको पूछेगा पौधा का रसोई घर, क्या कहिएगा? पत्ती। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि पौधा का रसोई घर कहाँ है, पत्ती है। क्यों भाई? क्योंकि पत्ती में वो क्या बनाता है? खाना बनाता है। और खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं भाई। अब इसमें होगा का, तो पत्तियां इसमें क्या करती है? पत्तियों के अंदर आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहते हैं। और ये मिलेगा कहाँ से? वायुमंडल से। तो पत्तियाँ वायुमंडल से, जैसे हम लोग हवा खींचते हैं अंदर, अपने शरीर के अंदर हवा लेते हैं कहाँ से? नाक से। तो पत्तियाँ क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से खींचेगी, नाक से ही। तो इन लोग के नाक का नाम है स्टोमेटा, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टोमेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के द्वारा अंदर लेगी। और नीचे से क्या आ रहा है? जल। और जल के अंदर क्या है भाई? खनिज। जड़ के द्वारा जल एवं खनिज का अवशोषण हुआ, तना के द्वारा पत्तियों के पास पहुंचा दिया गया। तो ये जड़ कहाँ से आ रहा है भाई? भूमि से। ये जल एवं जो खनिज है वो कहाँ से आ रहा है भाई? भूमि से आ रहा है। और पत्तियों के पास क्या है? पत्तियों के पास प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश सूर्य का। और पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है? पत्ती के अंदर क्या पाया जाता है भाई? वर्णक पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। पत्तियों के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। ये क्या है? वर्णक है। वर्णक मतलब पिगमेंट जिसको बोलते हैं। जैसे आप पानी आप रखे हुए हैं, पानी के अंदर जब आप रंग लेते हैं 5 रुपया 10 रुपया वाला, तो रंग को जब आप डालिएगा पानी के अंदर तो पानी का रंग बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं? तो पत्ती के अंदर वर्णक है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का रंग कैसा है? क्लोरोफिल का रंग है हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा है? हरा। तो पत्तियों के अंदर ही कैसा कलर कर देगा? हरा। तो पूछेगा क्वेश्चन कि पत्तियों के अंदर हरा रंग का कारण क्या है? क्लोरोफिल वर्णक। पत्तियों के अंदर हरा रंग का क्या कारण है भाई? क्लोरोफिल वर्णक। तो पत्तियों के हरा होने का कारण क्लोरोफिल वर्णक है भाई। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल एवं खनिज का अवशोषण हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोमेटा के द्वारा अंदर ग्रहण हो गया। सूर्य के प्रकाश पड़ा क्लोरोफिल के ऊपर, यहाँ काम हो गया। यानी कि आग भी मिल गया, एनर्जी भी मिल गया आपको। ये सारा का सारा कौन सा मटेरियल है? क्या इसको बोल सकते हैं? कच्चा मटेरियल है। सब कच्चा चीज़ है। इस कच्चा चीज़ को पकाएंगे और पकाने के बाद इसको मिटा देते इधर। अगर इसको पकाते हैं सूर्य के प्रकाश में, अगर इसको पकाते हैं तो अगर सूर्य के प्रकाश में पकाते हैं तो पकाने के बाद क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। और भोजन मिलता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और ये किसके रूप में रहेगा? इसको मंड कह सकते हैं या स्टार्च भी कहते हैं। पत्तियों के अंदर भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है और ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये भोजन बन गया। और भोजन के साथ साथ वायुमंडल से इन लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, तो वायुमंडल में पुनः वापस क्या कर देंगे? ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से जमीन से जल एवं खनिज, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से, और पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा। और यह सारा का प्रक्रिया करके ये भोजन बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट के रूप में, मंड के रूप में और स्टार्च के रूप में। तीनों एक ही चीज़ है। और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे, वापस ऑक्सीजन कर देंगे। और मानव यानी कि जितने भी सारे जंतु हैं, जितने भी सारे जानवर हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और वायुमंडल में क्या दे देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे कौन? पौधे। और क्या दे देंगे? ऑक्सीजन दे देंगे। तो ये चक्र है भाई। ऑक्सीजन जंतु लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लिए, ऑक्सीजन दे दिए। तो ये चक्र चलते रहता है। अब आप सोच के देखिए, अगर यहाँ से पौधा को हटा दें तो क्या होगा? ऑक्सीजन पहले वाला दिया होगा से जंतु सब लेके क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बनाने के लिए क्या चाहिए था? पौधा। और आप पौधा को काटते जा रहे हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि पौधा लगाना क्यों ज़रूरी है। सरकार कहती है पौधा लगाओ, पौधा लगाओ भाई। क्यों पौधा लगाओ? क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत है।
तो ये किसका काम हो गया? पत्ती का। कौन काम? प्रकाश संश्लेषण। क्या बना हुआ है? भोजन। लेकिन अब बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल गया है? ऑक्सीजन। दूसरा कार्य इसका, पत्ती का दूसरा काम है वाष्पोत्सर्जन। पत्ती का दूसरा काम है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको। क्या है भाई? पत्तियों के अंदर से पानी का जलवाष्प के रूप में बाहर निकलना। तो वाष्पोत्सर्जन में पत्ती है और पत्ती के अंदर है जल, और पत्ती के अंदर जल और फिर बाहर निकल जाएगा किस रूप में? जल वाष्प के रूप में। तो पत्ती के अंदर जो जल था वो सूर्य के प्रकाश के पड़ने की वजह से जलवाष्प के रूप में बाहर निकल गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पत्तियों में पाया जाने वाला अपशिष्ट जल, अधिकांश जल, ज़्यादा जो जल हो जाता है वो भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। और इस कंडीशन में पानी का हानि हो गया तो इसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन हानि कहते हैं। और ये सारा के सारा काम करने के लिए, जितना भी सारा काम है, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण है, चाहे वाष्पोत्सर्जन है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करना है, इन सारे काम को करने के लिए पत्तियों के अंदर क्या पाई जाती है? पत्तियों के अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, असंख्य छिद्र। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पत्ती बनाए हैं, ये है पत्ती, और पत्तियों के अंदर कहता है कि छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र हैं, बहुत छोटे। अब यहाँ एक ई वाला भाग को बड़ा बनाते हैं। यहाँ जो भाग दिखाई दे रहा है छोटा सा बिंदु, इसको अगर हम लोग बड़ा बनाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये क्या है? ये है छिद्र पत्तियों के अंदर। अब ऐसा ऐसा छिद्र, ई छोटका है, यहाँ इसमें बहुत सारे हैं, असंख्य छिद्र हैं, और इस छिद्र का नाम है रंध्र या स्टोमेटा। इसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र करते हैं। ये काम क्या करता है? ये श्वसन क्रिया करवाता है। सांस लेना है, जैसे हम लोग का नाक है भाई सांस लेने के लिए, तो पत्तियों के अंदर क्या है? रंध्र या स्टोमेटा है। यही है पत्तियों का नाक। तो पत्ती का नाक मतलब हम लोग नाक से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो कहेगा पत्ती का श्वसन क्रिया किससे होता है? रंध्र से। किससे? रंध्र से। तो ये पत्ती के बारे में सारा का सारा प्रक्रिया खत्म। लेते हैं फूल, और फूल आगे चलकर बन जाता है फल। तो हम लोग फूल के बारे में देखने हैं। अगर फूल के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले फूल के भाग के बारे में पढ़ेंगे कि फूल के अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, नीचे तना है और तना से थोड़ा सा कलिकाएं निकलती है जिसको पुष्पवृंत बोलते हैं। इसके बारे में तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये आपको ये वाला जो है ये इसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन। ये है पुष्पासन, क्योंकि पुष्प इस पर बैठा हुआ है, पुष्पासन है। ये तो तना था, और ये है आपको पुष्पवृंत। इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब तना है, तना के अंदर से पुष्पवृंत निकला, पुष्पवृंत आगे चलकर फैल गया पुष्पासन, और इस पुष्पासन के ऊपर पुष्प बैठा हुआ रहता है। तो आपको इस पुष्पासन के ऊपर कौन बैठा रहता है? पुष्प बैठा रहता है भाई। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए तो इसको पुष्पासन कहते हैं, क्योंकि पुष्प का है आसन, पुष्पासन। और इस पुष्प के अंदर तो ये हो गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हरा कलर का होता है। ये वाला कैसा कलर का होता है? हरा कलर का। जब पुष्प एकदम छोटा होता है कली की अवस्था में, तो ये ऊपर आपको हरा कलर के दिखाई देगा। इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल। तो हरा कलर के होता है उसको क्या कहते हैं? बाह्य दल। हरा कलर के होता है उसको क्या कहेंगे? बाह्य दल, सेपल्स। सेपल्स।
और बाह्य दल के बाद आपको देखिएगा, बाह्य दल जब फूल कली की अवस्था में होता है तो वो ऊपर में हरा कलर का है बाह्य दल। जब ये खिलता है तो अंदर से लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, सफ़ेद अलग अलग कलर के निकलता है कि नहीं? उसका क्या चीज़? पंखुड़ी। क्या निकलता है उसका? पंखुड़ी। तो ये आपको क्या हो जाएगा? पंखुड़ी। क्या हो जाएगा? पंखुड़ी। पेटल्स बोलते हैं। तो सेपल्स बाह्य दल, पेटल्स यानी कि पंखुड़ी। तो आपको पुष्प में याद रखना है, पुष्पासन के आपको पुष्प जब कली की अवस्था में रहेगा तो ऊपर से जो हरा कलर के दिखाई दे रहा है बाह्य दल है। जब पुष्प खुलेगा तो अंदर में अलग अलग रंग के दिखाई देंगे आपको पंखुड़ी। आपको हरा कलर के, पीला कलर, हरा कलर के नहीं होता है भाई, पीला, गुलाब, लाल, सफ़ेद, जितना भी कलर के दिखाई देंगे सारे के सारे पंखुड़ी हैं। और पुष्प क्या है? पौधे का सबसे आकर्षक भाग है। पौधा जब आप देखिएगा तो किससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा पौधा है? पुष्प देखकर बहुत जल्दी से पहचान लीजिएगा किसका पौधा है। और इसके अंदर ये वाला जो संरचना दिखाई दे रहा है, ये वाला संरचना है आपको पुंकेसर। ये कौन संरचना है? पुंकेसर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। तो आपको पुंकेसर यानी कि एंड्रोसियम। और ये वाला बीच वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर, गायनोसियम। तो आपको एक है स्त्री केसर, गायनो, पुष्प के भाग आपको कौन कौन? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। 4 को याद रखना, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। और इनके बारे में देख लेते हैं भाई। तो पुष्प के भाग आपको याद हो गया है। कुछ कौन कौन है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। और पुष्प क्या है? पौधे का सबसे आकर्षक भाग। तो सबसे आकर्षक भाग आपको पूछ दे कि पौधे का सबसे आकर्षक भाग कौन है? पौधे का सबसे आकर्षक भाग कौन है? फूल है। अगर फूल का सबसे आकर्षक भाग पूछ दे कि फूल का सबसे आकर्षक कौन है भाई, तो आपको याद रखना है पंखुड़ी है। फूल का सबसे आकर्षक भाग पंखुड़ी, पौधे का सबसे आकर्षक भाग फूल। अब फूल के अंदर सबसे पहला कौन है? बाह्य दल। तो सबसे पहला आपको है बाह्य दल। और बाह्य दल का आपको कार्य याद रखना है। बाह्य दल कौन कलर के होता है? हरा रंग के होता है। और जब फूल कली अवस्था में होती है, तो कली अवस्था में जब फूल होती है तो ये 2 काम करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करके इनको भोजन यानी कि पोषण देगा, खाना पीना देगा। कली अवस्था में कि कली अवस्था में है भाई, तो कली अवस्था में खा पी के एकदम पूरा फूल बन जाओ, तो ये पोषण देगा। कौन? बाह्य दल। और दूसरा क्या करता है? सुरक्षा करता है, क्योंकि कली अवस्था में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सुरक्षा करेगा और पोषण देगा। हरा रंग के होगा, सबसे बाहर होगा, बाह्य दल कहलाएगा। सबसे बाहर होगा, बाह्य दल कहलाएगा। और दूसरा नंबर में कौन है? पंखुड़ी। दूसरा नंबर में आपको पंखुड़ी है। पंखुड़ी भाई सबसे आकर्षक भाग, फूल का सबसे आकर्षक भाग कौन है? पंखुड़ी। तो सबसे आकर्षक कौन हो जाएगा? पंखुड़ी। तो रंगीन भाग है भाई। पंखुड़ी कैसा भाग है? रंगीन भाग है, सबसे आकर्षक है। सबसे आकर्षक है। और ये किसको आकर्षण करता है? केकरा अपने ओर खींचेगा? तो ये आकर्षण करता है कीटों को। आकर्षण किसे करता है? कीटों को। कीड़ा मकोड़ा को खींच लेता है। तो फूल पर देखिएगा हमेशा कुछ न कुछ भुना ही रहेगा कीड़ा मकोड़ा, तो कीड़ा मकोड़ा को खींच लेता है अपने ओर, आकर्षण कर लेता है। क्यों आकर्षण करता है? परागन के लिए। किसके लिए आकर्षण करता है? परागन के लिए। तो आपको परागन के लिए आकर्षण करता है। परागन के मतलब क्या है? इसी से बीज बनता है। तो फूल के अंदर बीज बनाना है तो क्या करवाना पड़ेगा? परागन करवाना पड़ेगा। और परागन कौन करेगा? कीट करेगा। कीट को आकर्षण कौन करेगा? पंखुड़ी करेगा। और पंखुड़ी किसका भाग है? फूल का भाग है भाई पंखुड़ी। और इसके बाद ये तो सबसे आकर्षक भाग होता है, सबसे रंगीन भाग होता है, कीटों को आकर्षण करता है। और इसकी संख्या एवं रंग अलग अलग हो सकती है।
इसकी जो संख्या है, यानी कि अलग अलग फूल में इसकी संख्या एवं रंग, इसका कलर अलग अलग होता है। इसकी संख्या अलग होगी अलग अलग फूल में अलग अलग संख्या, अलग अलग फूल में अलग अलग रंग। अब बताइए गुलाब के फूल में पंखुड़ी कैसा होगा? लाल होगा। मटर के फूल में कैसा होगा? मटर के फूल में सफ़ेद भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, बैगनी भी हो सकता है मटर के फूल में। तो मटर के फूल में अलग अलग होता है। आप बताइए उड़हुल के फूल में कैसा होता है? लाल होता है। पीला नहीं होता है? पीला भी होता है। पीला उड़हुल के फूल। तो सफ़ेद उड़हुल के फूल भी है, देखें सफ़ेद उड़हुल के फूल, तो उड़हुल के फूल में सफ़ेद भी होता है। तो ये पंखुड़ी है। अब 2 ठो बच गया भाई, स्त्री केसर और पुंकेसर। तो अगला देख लेते हैं पुंकेसर। तो ये पुंकेसर एंड्रोसियम, और ये पुंकेसर याद रखना है नर भाग है। तो फूल के अंदर नर भाग कौन है? पुंकेसर। नर भाग या अंग कह सकते हैं। तो नर भाग या अंग पुंकेसर है। और ये कैसा है? फूल के भीतर कैसी संरचना है? तंतु रूपी संरचना है। पतला, एकदम पतला तंतु की तरह संरचना है। तो फूल के भीतर कैसी संरचना? धागे जैसी, तंतु जैसी। तो फूल के भीतर धागे जैसी संरचना, फूल के भीतर धागे जैसी संरचना आपको फूल के अंदर देखना है। धागे जैसी संरचना क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। और पुंकेसर फूल का नर भाग है। और इस पुंकेसर के अंदर आपको 2 ही चीज़ मिलेंगे। इस पुंकेसर के अंदर ऊपर फूला हुआ भाग, और ये फूला हुआ भाग कहलाता है परागकोश। फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? परागकोश। अंग्रेजी में कहते हैं एंथर। और ये नीचे वाला भाग कहलाता है तंतु, अंग्रेजी में फिलामेंट। तो आप पुंकेसर के बारे में समझ, पुंकेसर यानी कि नर भाग या नर अंग है। और नर अंग है तो फूल के भीतर है, और धागे जैसी संरचना है, पतली धागे जैसी संरचना। आप कोई भी फूल देखिएगा और फूल के अंदर जब उसको निकालेगा तो अंदर पतला धागा जैसे संरचना देखे होंगे। उड़हुल के फूल देखें, उड़हुल के फूल, तो उड़हुल के फूल वाला लंबा वाला जो रहता है, तो लंबा वाला ये वाला भाग मान लेते हैं उड़हुल के फूल है। तो उड़हुल के फूल वाला ये लंबा वाला भाग है। तो लंबा वाला भाग में इस प्रकार से आपको गोला गोला मिलेगा, 2-3 ठो ऊपर, और फिर ऐसे ऐसे देखे हैं। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये वाला, यही यहाँ है, यही पुंकेसर है। ये तो स्त्री केसर का भाग है। तो ये पुंकेसर है। अलग अलग फूल में अलग अलग होता है। चाहे अगर मटर के फूल में देखिएगा तो नीचे से निकला हुआ रहता है लंबा। और भी फूल में एगो जंगलवा में फूल मिलता है अलग अलग कलर के, लाल, पीला, बहुत माने उसका, और उसके नीचे ऐसे रहता है, उसके नीचे पतला इसने निकल रहता है, ऊपर ऐसा रहता है। तो जो ऊपर फूला हुआ संरचना है परागकोश, और इस परागकोश के अंदर मिलेंगे परागकण। परागकोश के अंदर क्या मिलते हैं? परागकण, पोलन ग्रेन। परागकोश के अंदर परागकण मिलेंगे, पोलन ग्रेन, और ये परागकण, यही परागकण परागन करवाते हैं। ये परागकण से क्या होता है? परागन होगा, और परागन से क्या बनेगा? बीज बनेगा। तो ये आप पुंकेसर देख लिए, इसके परागकोश के अंदर क्या मिलते हैं? परागकण मिलते हैं भाई। और एक है लास्ट स्त्री केसर। लास्ट कौन सा है भाई? स्त्री केसर। इसको हम लोग स्त्री केसर को किस नाम से जानते हैं? गायनोसियम। तो स्त्री केसर हमारे पास है गायनोसियम। स्त्री केसर, गायनोसियम। तो गायनोसियम स्त्री केसर है। अगर स्त्री केसर को खाली बना के देखें तो ये कुछ इस प्रकार के दिखाई देता है। फूल के बिल्कुल बीचों बीच होता है। फूल के बिल्कुल बीचों बीच कौन सा भाग होता है? स्त्री केसर। फूल के बीचों बीच होता है, मध्य भाग में होता है स्त्री केसर होता है। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? 3 भाग होते हैं। किसके? स्त्री केसर के। तो स्त्री केसर में आपको याद रखना है, पुष्प के मध्य भाग में, मध्य में इसको हम लोग
मादा भाग कहते हैं। मादा भाग कहिए या मादा अंग कहिए। तो फूल का मादा भाग स्त्री केसर, मादा अंग स्त्री में, और फूल के कहाँ रहता है? मध्य में। पुष्प के मध्य में मिलेगा। ज़्यादातर पुष्प में एक ही होता है, ज़्यादातर पुष्प में एक ही होता है। कौन? स्त्री केसर। और स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला भाग जो फूला हुआ है, इस फूले हुए भाग का क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और नीचे जो डंठल नुमा संरचना है, इस संरचना को कहते हैं वर्तिका। तो सबसे ऊपर में वर्तिकाग्र, फूला हुआ संरचना। पुष्प के मादा भाग के ऊपर फूली हुई संरचना वर्तिकाग्र कहलाती है। नीचे वाली संरचना जो डंठल नुमा संरचना है, उसके नीचे पतला है, वृंत की तरह है, आपको वर्तिका कहलाती है। और नीचे वाला जो फूला हुआ भाग है, इसको कहते हैं अंडाशय। इसको क्या कहते हैं? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर आपको मिलेगा बीजांड। अंडाशय के अंदर क्या मिलता है? बीजांड। तो सबसे ऊपर में फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। सबसे ऊपर में फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इसको स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी कि वर्तिका, ओवरी यानी कि अंडाशय, बीजांड यानी कि ओव्यूल। बीजांड यानी कि ओव्यूल। और ये बीजांड, ये जो बीजांड है, ये बीजांड किसके साथ मिलेगा? पराग कण के साथ। तो पराग कण का बीजांड के साथ मिलन होगा, इस कंडीशन को परागन कहेंगे। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? परागन। और उससे बीज बनेगा। और ये इसके लिए बुक में दिया हुआ है कि आप एक अंडाशय को लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये अंडाशय ले लेते हैं, ये अंडाशय, इस प्रकार से अंडाशय को लेना है और एक ब्लेड लेना है। ऐसे ब्लेड ले लेना है एक ठो, और इसको बीच से काटना है। जब इसको बीच से काटेंगे, जब बीच से हम लोग इसको काटेंगे तो इसमें कुछ इस प्रकार के संरचना दिखाई देते हैं। बीच से काटने के बाद, तो बीच से जब हम लोग काटेंगे इसको, मतलब एक फूल लेंगे और फूल के अंदर बीच में देखेंगे क्या है? स्त्री केसर है। और स्त्री केसर के सबसे नीचे क्या है? अंडाशय है। अंडाशय के लिए बीच से ऐसे ब्लेड से फाड़ देंगे, और फाड़ने के बाद देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। यही वाला भाग का है? बीजांड। यही भाग क्या है? बीजांड। और परागकोश के अंदर क्या है? परागकण। तो बीजांड और परागकण मिलेगा तो हो जाएगा परागन। तो ये पुष्प के बारे में, ये पौधे की टोटल कहानी खत्म हो गई। और फूल आगे चलकर, फूल विकसित होकर, फूल के अंदर विकसित होकर फूल के अंदर परागन उरागन होगा, और ये अंडाशय विकसित होकर ये अंडाशय क्या बन जाता है? फल। तो अंडाशय से फल, अंडाशय का होगा विकास, बड़ा होगा अंडाशय, जब परागन होगा और ये फल बनेगा, और ये बीजांड का बन जाएगा, बीज बन जाएगा, और अंडाशय से फल बन जाएगा। तो फल हम लोग खाएंगे, बीज लगाएंगे, और बीज लगाएंगे तो फिर निकलेगा मूलांकुर और परांकुर, और परांकुर से तना, पत्ती, फूल का विकास होगा, मूलांकुर से मूल का विकास होगा। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े पौधे की कहानी में, 2 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे पौधे की कहानी, पौधे का विकास के बारे में, पौधे के भाग के बारे में देखे थे, जड़ देखे थे, जड़ के बाद तना के बारे में, तना के बाद पत्तियों के बारे में, पत्तियों के बाद फूल के बारे में। टोटल कंप्लीट हम लोग का कर लिए भाई। तो सबसे पहले जड़ 2 प्रकार के, मूसला जड़, झकड़ा जड़। मूसला जड़ और झकड़ा जड़। जड़ का काम पता है स्थिर रखना, भोज और जल एवं खनिज का अवशोषण करना। इसके बाद देखे थे तना के बारे में। तना में आपको क्या, तना का काम है जल, खनिज, भोजन का सम्मोहन करना, चारों तरफ सम्मोहन करना, और सबसे सुदृढ़ एवं मजबूत भाग होता है, स्तंभ कहते हैं। इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तना के बाद पत्तियों के अंदर, पत्तियों के अंदर पर्णधार, पर्णवृंत, पर्णफलक
और शीर्ष सिरा और मध्य सिरा। सिरा के विन्यास के अनुसार पत्ती दो प्रकार के, समानांतर सिरा विन्यास और जालिका रूपी सिरा विन्यास। इसके बाद देखे थे पत्तियों का कार्य। पत्ती के कार्य में देखे थे क्या भाई कि पत्ती का आपको दो काम, एक तो है प्रकाश संश्लेषण, भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, पत्तियों के अंदर होता है। हम लोग अपना भोजन रसोई घर में बनाते हैं, पत्ती के अंदर पौधे में बनता है, तो इसीलिए पौधे का रसोई घर पत्ती हो जाता है, बस इतना याद रखना है। इसके बाद ये वाष्पोत्सर्जन काम करते हैं, अपने अंदर से जो अतिरिक्त जल है उसको स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ज़्यादा पानी खत्म हो गया तो इस कंडीशन को वाष्पोत्सर्जन हानि कर देंगे। और इसके बाद पत्तियों के बाद किसके बारे में देखे थे, फूल के बारे में। फूल के अलग अलग भाग हैं। बाह्य दल जब कली की अवस्था में रहता है हरा कलर के होता है, फूल को सुरक्षा एवं पोषण देता है। इसके बाद पंखुड़ी अलग अलग रंग के हो सकता है, अलग अलग संख्या में हो सकती है। फूल का सबसे आकर्षक भाग होता है, कीटों को आकर्षण करता है, परागण करवाता है। और इसके बाद है पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प का नर भाग है, धागे जैसी संरचना होती है पुष्प के अंदर, और धागे जैसी संरचना होने के कारण इसके ऊपर में पराग कोश होता है, पराग कोश के अंदर परागकण मिलता है जो परागण में काम करता है। और फिर स्त्री केसर पुष्प के मध्य में होता है, बीच में होता है। सामान्यतः एक पुष्प में एक ही स्त्री केसर देखने को मिलता है, और बहुत सारे स्त्री केसर मिलेंगे तो उस कंडीशन को जायांग बोल देते हैं। तो आपको स्त्री केसर में तीन भाग, सबसे ऊपर में वर्तिकाग्र, यही वर्तिकाग्र है जो परागकण को ग्रहण करता है, और वर्तिकाग्र के नीचे आपको डंठलनुमा संरचना वर्तिका, और वर्तिका के नीचे सबसे जो नीचे फूली हुई संरचना है अंडाशय। अंडाशय के अंदर में बीजांड, और बीजांड और परागकण दोनों मिलेंगे तो बीज बन जाएगा, और अंडाशय आगे चलकर फल का बनाता है। भाई टोटल के टोटल कंप्लीट हम लोग कर लिए पौधे की कहानी। इसका एक वर्गीकरण है, पौधे का वर्गीकरण। इसी चैप्टर में पौधे को बांटना है, वर्गीकरण करना है। तो वर्गीकरण करना है बाहरी देख के, बाहर के आकृति के आधार पर, बाह्य आकृति के आधार पर पौधों का जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो तीन भाग में करते हैं, शाक, वृक्ष, झाड़। छोटे जो हरे कोमल तने वाले पौधे हैं वो शाक हो जाते हैं। थोड़े से बड़े होते हैं जो जिसका तना एकदम आधार से निकला हुआ है, यहाँ भी तना यहाँ भी तना, जैसे पुटुस के अंदर देख सकते हैं आप। बैर की छोटी धानी वाला बैर देख सकते हैं, गुलाब के फूल के अंदर देख सकते हैं। तो ये सब के सब झाड़ी हैं, झाड़ के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका उस प्रकार से आकृति है। जितने भी सारे सरसों वर्गीय पौधे हैं सारे के सारे सरसों भर के, सरसों, बथुआ, आपको टमाटर, भिंडी, मुरई, ये सारे के सारे आपको शाक में आएंगे। इसके बाद वृक्ष होता है, बड़े बड़े पौधे होते हैं वो सारे के सारे वृक्ष कहलाते हैं, जिनका तना जो होता है वो काफ़ी ऊंचाई पर नहीं होता है, मोटा मोटा तना होता है, इनका तना हल्का भूरा रंग का होता है, तो ये वृक्ष हो गए। इसके अलावा और होता है, एक होता है विसर्पी लता और एक होता है आरोही लता। मनी प्लांट के बारे में सुने हो, मनी प्लांट एक विसर्पी लता है, यानी पसर जाएगा, नहीं चढ़ पाएगा किसी के। और एक आरोही लता है, कोई ढांचा के सहारे चढ़ जाता है। लौका, करेली, झींगी, परवर, ये सब का लर देखे होंगे, ये सब के सब आरोही लता है। कोई ना कोई ढांचा के सहायता से ये ऊपर चढ़ जाता है, तो ढांचा के सहायता से ऊपर चढ़ जाता है आरोही लता। कोई सहारा से नहीं चढ़ पाएगा, विसर्पी लता। और विसर्पी लता में मनी प्लांट आता है, शो प्लांट जिसको बोलते हैं, दिखाने वाला पौधा। और इस कंडीशन में दिखाने वाला जो पौधा होता है आप देखेंगे पान के पतई के तरह होता है। तो हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तो आप